हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज से हम कक्षा 10 विज्ञान विषय की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी कि जो पिछली बोर्ड परीक्षा है 2024, 2023 और 2022, इसके अंदर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी मैं शामिल करूंगा। साथ ही साथ इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। उम्मीद करता हूँ ये सारे ही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर ले, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी और बेहतरीन ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर 2025 के अंदर जो बोर्ड का मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें कौन कौन से प्रश्न आपके पहले पार्ट से पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो यहां पर जो असत्य कथन है, यहां पर ध्यान से देखोगे तो देखो, पहला कथन है कि जो शीशा है वो अपचित हो रहा है। तो पहली बात तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो है उपचन हो या अपचन हो, वो कौन से भाग में होते हैं? वो हमेशा अभिकारक वाले भाग में होते हैं। कौन से भाग में होते हैं? अभिकारक भाग वाले भाग में। उत्पाद वाले भाग के अंदर कभी भी उपचयन अथवा अपचयन की क्रिया नहीं होती है। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है सीसा अपचित हो रहा है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचित हो रहा है। तो यह कथन भी गलत है, क्योंकि अभिकारक वाले भाग में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद ही नहीं है। तीसरा है कार्बन उपचित हो रहा है। कार्बन में देखो ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी कार्बन उपचित हो रहा है। यह कथन बिल्कुल सही है। फिर अगला है चौथा, लेड ऑक्साइड पीबीओ अपचित हो रहा है। तो यह कथन भी सही है। तो गलत कौन से हैं? पहला और दूसरा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अब मैं आपको बता दूं कि अपचयन और उपचयन क्या होता है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं उपचयन की। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में क्या होती है? कमी होती है। ऑक्सीजन में वृद्धि एवं हाइड्रोजन में कमी। तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? वो होगी उपचयन, या उस पदार्थ में क्या होगा? उपचयन होगा। फिर बात करो अपचयन की, कि कोई पदार्थ अपचित हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि। ऑक्सीजन में कमी व हाइड्रोजन के अंदर वृद्धि। तो उसे हम कहेंगे कि इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या लिखा हुआ है? Fe2O3 प्लस 2Al, यानी कि आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? एल्यूमिनियम के साथ हो रही है। तो क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और आपका आयरन अलग विस्थापित हो रहा है। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो जो एल्यूमिनियम है वो आयरन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। इस वजह से एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? आयरन ऑक्साइड को उसके यौगिक से क्या कर रहा है? आयरन को उसके यौगिक से विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पर जो अभिक्रिया है वो आपकी है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? यहाँ पर आपकी जो अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया है। आप सबने पढ़ा होगा कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। उस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। पहला यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो वहां पर संयोजन अभिक्रिया होती है। फिर बात करें द्विविस्थापन की, तो जब दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान के परिणाम स्वरूप नए उत्पाद का निर्माण होता है तो वहां पर होती है द्विविस्थापन। फिर है वियोजन। वियोजन में क्या होता है? जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है? वियोजन अभिक्रिया होती है। तो इसका सही उत्तर होगा विस्थापन अभिक्रिया। आगे बात करें, तीसरा जो प्रश्न है वो खाली जगह का पूछा गया है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है? तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये जो आपकी अभिक्रिया होती है वो यहां पर अभिक्रिया होती है वो है अपचयन अभिक्रिया। आगे बात करें तीसरे प्रश्न की, वो है आपका कि साग सब्जियों यानी वनस्पति द्रव्यों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये कौन सी अभिक्रिया है?
तो ये जो अभिक्रिया है ये आपकी है अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपघटन कह लो या कह लो वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपघटन अथवा वियोजन अभिक्रिया है। चौथा प्रश्न पूछा गया है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल और वसा से बनने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको नाइट्रोजन से प्रभावित यानी उनके अंदर नाइट्रोजन गैस, उन पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? तो इसका उत्तर देखें कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन कौन सी गैस है? नाइट्रोजन आपकी एक अक्रिय गैस है। यह ऐसे खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। ये जो नाइट्रोजन गैस है यह खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत खाद्य पदार्थों के ऑक्सीजन के साथ संपर्क को रोकती है। इसीलिए यह खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खराब होने से क्या करती है? बचाती है और इनको सुरक्षित रखने का काम करती है। यानी कुल मिलाकर जो नाइट्रोजन गैस है वो तेल और वसा युक्त जो चीजें हैं उनके ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया है उनको क्या करती है? रोकने का काम करती है ताकि वो पदार्थ है वो लंबे समय तक सुरक्षित बने रहे। आगे बात करें, अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है बोर्ड परीक्षा की जो मॉडल पेपर 2025 है उसमें अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। क्या करना है आपको? अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। अभिक्रिया दी हुई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन रहा है। इसके लिए आपको एक अभिक्रिया लिखनी है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? CaOH2। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? CO2। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 और जल का क्या हो जाएगा? H2O। अब ये अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है क्योंकि दोनों भागों में परमाणुओं की संख्या समान है। फिर बात करें दूसरा, जिंक की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवानी है तो क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट और सिल्वर आपका अलग विस्थापित हो जाएगा। अभिक्रिया क्या होगी? Zn, जिंक को क्या कहेंगे? Zn कहेंगे, सिल्वर नाइट्रेट को कहेंगे AgNO3 कहेंगे, जिंक नाइट्रेट को ZnNO3 कहेंगे और सिल्वर को क्या कहेंगे? 2Ag कहेंगे। तो ये आपकी अभिक्रिया हो जाएगी। आगे बात करें बोर्ड पेपर 2024 की। बोर्ड परीक्षा के 2024 के पेपर में कौन कौन से प्रश्न पहले अध्याय से पूछे गए थे? पहला है Fe प्लस H2O यानी आयरन की अभिक्रिया जल के साथ हो रही है तो क्या बन रहा है? आयरन ऑक्साइड बन रहा है और H2 गैस आपकी विस्थापित हो रही है, बाहर निकल रही है। तो उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक क्या होगा? तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आयरन के कितने परमाणु हैं? यहाँ पर आयरन के 3 परमाणु हैं। तो यदि मुझे संतुलित करना है तो यहाँ पर भी कितने लगाने पड़ेंगे? 3 लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर Fe का गुणांक कितना होगा? 3 होगा। आगे देखो दूसरा, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हो रही है तो यहाँ पर X की जगह क्या बनेगा? H2O और CO2। उपरोक्त अभिक्रिया में X का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होगा? देखो यहाँ पर X की जगह क्या बनेगा? NaCl यानी कि यहाँ पर जो X वाला यौगिक है वो होगा सोडियम क्लोराइड और इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम तो सोडियम क्लोराइड है और सूत्र क्या है? NaCl है, जिसे साधारण भाषा में हम नमक भी कहते हैं। आगे बात करो तीसरा, कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम लिखिए। कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम। तो कोयले के दहन से जो प्राप्त होने वाली गैस है वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस है। दूसरा है कि कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ हो रही है तो कॉपर और जल बन रहा है। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ हो रही है तो कॉपर और जल बन रहा है। उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखें कॉपर ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? CuO होगा, हाइड्रोजन का H2 होगा। इन दोनों के बीच अभिक्रिया से क्या होगा? कॉपर अलग हो जाएगा और क्या बनेगा? आपका जल बनेगा। तीसरा है कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। कॉपर किसमें बदल रहा है? कॉपर ऑक्साइड में। यानी कि कौन सी विक्रिया हो रही है यहाँ पर? उपचयन। कॉपर का क्या हो रहा है? उपचयन यानी ऑक्सीजन का योग हो रहा है। देखिए यहाँ पर चित्र बनाना था, चित्र ये रहा। देखो ये गलित कॉपर है, यहाँ पर गर्म वायु प्रवाहित है, अंदर प्रवाहित की जा रही है। ये गलित मेट है और ये सिलिका अस्तर है। तो जब कॉपर की विक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो सीधी सी बात है क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक, आगे देखो चौथा प्रश्न, अपचयन को परिभाषित कीजिए।
क्या करना है, अपचयन को अपरिभाषित। मैंने अभी बताया था कि अपचयन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन क्या करता है, खोता है, यानी ऑक्सीजन में कमी होती है और हाइड्रोजन में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसे रिडक्शन भी कहते हैं। अपचयन में किसी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट और कॉपर आपका अलग विस्थापित हो रहा है। उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। देखो आयरन को किससे बताएंगे, Fe से, कॉपर सल्फेट को CuSO4 से। इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बनेगा, आयरन सल्फेट, और आपका कॉपर अलग विस्थापित हो जाएगा। तीसरा क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की किलो की विक्रिया के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण का चित्र बनाना है। तो यहां पर देखो कॉपर सल्फेट का विलयन है, CuSO4 का विलयन है, इसमें हम किल डुबा रहे हैं जो कि आयरन की है। तो देखो आयरन की अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट के साथ होगी तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर आपका अलग विस्थापित हो जाएगा। क्योंकि आयरन है वो कॉपर की तुलना में क्या होता है, सॉरी, जो आपका आयरन है, आयरन कॉपर की तुलना में अधिक विस्थापित, अधिक अभिक्रियाशील होता है। इस वजह से ये कॉपर को उसके यौगिक से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। जब आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ होगी तो बनेगा आयरन सल्फेट और कॉपर आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है, तो यहाँ पर आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। आगे बात करूं बोर्ड परीक्षा पेपर 2023 की। पहला प्रश्न पूछा गया था, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया कौन सी है। तो वातावरण के अंदर काली, चांदी के ऊपर जो काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है वो कहलाती है आपकी संचारण। क्या कहलाती है, संचारण। ठीक। आगे दूसरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। इसको परिभाषित करना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को। तो देखो अम्ल और सारक जब परस्पर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, और क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। और लवण की प्रकृति उदासीन होती है, इस वजह से इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। बात करो उदाहरण की, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बन रहा है, NaCl लवण और H2O जल बन रहा है। ठीक उसी तरह दूसरे में H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल है और CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि सारक है। दोनों के बीच अभिक्रिया हो रही है, क्या बन रहा है, कैल्शियम सल्फेट जो कि लवण है, और क्या बन रहा है, आपका जल बन रहा है। ठीक। आगे बढ़े, तीसरा कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ हो रही है, तो कॉपर और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। उस उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखना है। तो देखो अपचयन किसका हो रहा है, यहाँ पर पहले कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, अब कॉपर ऑक्साइड किस में बदल रहा है, कॉपर में बदल रहा है। तो अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन हो रहा है आपके कॉपर ऑक्साइड का। इसका, कॉपर ऑक्साइड का आपके कॉपर के अंदर क्या हो रहा है, अपचयन यहाँ पर हो रहा है। ठीक। आगे बात करें चौथा, निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया और दूसरी है आपकी वियोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं तो उसे कहते हैं संयोजन। संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना, है ना। और संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाती है, पानी बनाती है। क्योंकि यहाँ पर दो अभिकारक है और दो अभिकारक मिलकर एक अकेला उत्पाद जल बना रहे हैं। आगे बात करूं वियोजन अभिक्रिया की, इसमें क्या होता है, एक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। यहाँ पर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट वियोजित होकर क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और आपका CO2 बना रहा है। तो संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, और वियोजन में क्या होता है, अकेला अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। आगे बात करें बोर्ड परीक्षा पेपर 2022 की। पहला प्रश्न पूछा गया था कि दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाले एक्स को पहचानिए, है ना। तो यहाँ पर देखो कौन सी गैस निकल रही है वो आपको पहचानना था। तो यहाँ पर देखो दानेदार जिंक है, दानेदार जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हो रही है। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है, तो यहाँ पर आपकी H2 गैस निकल रही है। यहाँ पर तो चित्र में दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, एक्स एक्स गैस आएगा। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्योंकि जब जिंक की अभिक्रिया जिसके साथ होगी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो क्या बनेगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकलेगी। आगे बात करें
मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करके वॉच ग्लास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद के नाम सहित नामांकित चित्र बनाओ। तो आपका चित्र ये वाला बनाना है कि जब मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जा रहा है, मैग्नीशियम रिबन, देखो ये मैग्नीशियम रिबन है, इसका वायु की उपस्थिति में दहन किया जा रहा है, तो जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक, आगे बात करो। अगला प्रश्न है उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को परिभाषित करना है। सबसे पहले बात करूं उष्माक्षेपी अभिक्रिया की, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है यानी उष्मा उत्सर्जित होती है उसे कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, जब उष्मा बाहर निकल रही है तो सीधी सी बात है कि जो मिश्रण है, जो अभिक्रिया में मिश्रण है, उसका ताप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर बात करें उष्माशोषी, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उष्मा का अवशोषण होता है उसे कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया के मिश्रण का ताप कम हो जाता है, घट जाता है। आगे बात करें, चौथा प्रश्न है कि ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण के साथ समझाइए। और दूसरा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले जानते हैं। तो ऑक्सीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ क्या करता है, ऑक्सीजन को प्राप्त करता है और हाइड्रोजन को क्या करता है, खोता है। इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण में क्या होता है, किसी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो बढ़ जाती है। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है। दूसरी अभिक्रिया को संतुलित करना था, तो यहाँ पर देखो NH3 कॉपर ऑक्साइड, क्या बन रहा है, कॉपर, नाइट्रोजन गैस और जल। इन दोनों को जब हम संतुलित करेंगे तो NH3 से पहले 2 लगाएंगे, CuO से पहले 3 लगा देंगे, उत्पाद वाले भाग में कॉपर से पहले 3, N2 और जल से पहले 3, यानी कुल मिला के दोनों भागों में परमाणुओं की संख्या को समान करना है। ये आप आसानी से कर लेंगे। आगे बात करूं अथवा वाला प्रश्न, अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण के साथ में समझाओ। और दूसरा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो अपचयन अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ क्या करता है, जिसमें कोई पदार्थ आपके ऑक्सीजन को खोता है और हाइड्रोजन को प्राप्त करता है। इसे क्या कहते हैं, रिडक्शन भी कहते हैं। अपचयन में किसी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या होती है, कम होती है। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ हो रही है तो कॉपर और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। फिर दूसरी अभिक्रिया को संतुलित करना था, तो संतुलित करना आप सबको पता ही है, दोनों भागों में परमाणुओं की संख्या को समान करना है। यहाँ पर देखो सोडियम 2 है तो इधर हमने 2 से गुणा कर दिया, दो सोडियम इधर भी हो गए, 2 इधर भी हो गए। हाइड्रोजन कितना है इधर, हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, तो इधर देखो 2 दूनी 4, ये हो गया 4। ऑक्सीजन कितना है, 4 और 1 5 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, देखो यहाँ पर कितना है, देखो 2 और 4 6 है, तो इधर भी 4 और 2 6 हो गया। और इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, दोनों भागों में परमाणु की संख्या समान है। आगे बात करें, अभी तक हमने जो प्रश्न डिस्कस किए वो आपकी बोर्ड परीक्षा मॉडल पेपर 2025, बोर्ड परीक्षा 2024, 23 और 22 के अंदर पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो पहला प्रश्न क्या है आपके सामने कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो वो वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो वो वाली अभिक्रिया आप सबको पता है, संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। दूसरा प्रश्न है आपका कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए चिप्स अथवा खाद्य पदार्थों की पैकिंग में कौन सी गैस मिलाई जाती है। आप सबको पता है, अभी मैंने बताया था, नाइट्रोजन गैस। आगे बात करें तीसरा, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया कौन सी है, तो वो है आपकी संक्षारण। चौथा है आपका नम वायु में तांबे की बाहरी परत पर किस रंग की परत चढ़ जाती है। नम वायु के अंदर तांबे की जो बाहरी सतह होती है उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। आगे बात करें, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु के संख्याओं का अनुपात कितना है। देखो जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 है, तो 2 अनुपात 1 है। आगे बात करें पांचवा, अगला है छठा, सॉरी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग होता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। आगे सातवां है आपका, निम्न में से रसायन का उपयोग, कौन से रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड
या फिर सिल्वर क्लोराइड, दोनों ही सही है। यदि AgCl दिया हुआ है तो ये कर लेंगे और AgBr दिया हुआ है तो ये कर लेंगे, दोनों उत्तर आपके सही है। आगे बात करें 8वां, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का हाइड्रोजन के साथ संयोग हो यानी हाइड्रोजन में वृद्धि हो, वो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो वो अपचयन अभिक्रिया होती है। यदि बोलता था कि ऑक्सीजन का योग हो तो ऑक्सीजन का योग किसमें होता है? उपचयन अभिक्रिया में। आगे बात करें अति लघुत्रात्मक प्रश्न, मेथेन के दहन का रासायनिक उदाहरण लिखो। किसका दहन? मेथेन का। तो देखो CH4 की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल बनेगा। दूसरा है रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ संपन्न होती है, उसे कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हो रही है तो क्या बनेगा? मैग्नीज क्लोराइड, जल और आपकी क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है, यानी ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं के अंदर संपन्न होगी, अतः इसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। आगे संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखो। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट आपके संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। आगे बात करो उष्मासेपी और उष्माशोषी अभिक्रियाओं में एक अंतर लिखना है। देखो एक अंतर अगर बात करूं तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा बाहर निकलती है, उन्हें तो उष्मासेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। आगे बात करें 5वां, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। वही लिखा हुआ है कि विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु अथवा परमाणु समय के द्वारा समूह के द्वारा क्या होता है? विस्थापित हो जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक के साथ हो रही है तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर आपका विस्थापित होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जिंक है वो कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होता है, तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। आगे छठा है संचारण से आप क्या समझते हैं? देखो संचारण का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई धातु अपने आसपास विद्यमान नमी, ऑक्सीजन अथवा अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो वो क्या होती है? संचारित होती है। इसका मतलब उसकी जो ऊपरी परत है वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है, उसे कहते हैं संचारण। उदाहरण की बात करो जैसे लोहे पे जंग लगना, चांदी के आभूषणों का काला पड़ना, तांबे से बने बर्तनों का हरा पड़ना, ये सब क्या है? संचारण के उदाहरण है। 7वां है कार्बन के दहन के लिए संतुलित समीकरण लिखो। तो जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। 8वां है ऑक्सीकरण और अपचयन में एक अंतर लिखो। देखो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जबकि अपचयन में किसकी वृद्धि होती है? हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना, और आपके अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। 9वां है कंकाली अथवा ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो देखो कंकाली समीकरण क्या होता है? एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या संतुलित नहीं होती है, यानी अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, तो उसे कहते हैं कंकाली समीकरण। 10वां है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, अभी बताया CaCO3 आपके कैल्शियम कार्बोनेट, ये संगमरमर का एक रासायनिक सूत्र है। 11वां है ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं? तो ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यानी जब पदार्थ को वियोजन करने के लिए, जब पदार्थ को वियोजित करने यानी तोड़ने के लिए ऊष्मा का उपयोग किया जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। 12वां है कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कोयले का जो दहन है उसमें देखो संयोजन अभिक्रिया भी होती है और ऑक्सीकरण भी होती है, क्योंकि देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, और दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं तो ये आपकी संयोजन अभिक्रिया भी है। आगे बात करें लघुत्तरात्मक प्रश्न की, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या होती है?
आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है ना। तो उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है वो हट जाए। और जो जब ऊपर की जो परत है वो जब हट जाएगी तो सीधी सी बात है, जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेगा, है ना। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर परत जमी होती है, जो कि एक आरक्षी परत होती है, जो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को रोकती है, उस परत को हटा दिया जाता है, ताकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ आसानी से संपर्क में आ सके और अच्छे से उसका दहन हो सके। आगे बात करें विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। तो विकृत गंधिता क्या होती है कि वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री है, जब उनको लंबे समय तक रखा जाता है तो उनका स्वाद और गंध दोनों ही बदल जाते हैं, क्योंकि उपचित होने पर यानी ऑक्सीजन का योग होने पर तेल और वसा से बनी जो चीजें हैं वो क्या हो जाती है, विकृत गंधी हो जाती है, और इस वजह से उनके स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। अतः खाद्य सामग्रियों में उपचयन को रोकने के लिए इसमें क्या मिलाए जाते हैं, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया को रोकने का काम करते हैं, ताकि ये पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित बने रहें। तीसरा है, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए हम उनको क्या करते हैं, पेंट करते हैं। पेंट वस्तु की सतह को नमी के सीधे संपर्क में आने से बचाता है, जिससे लोहे की बनी वस्तुओं पर जंग नहीं लगता। यानी कुल मिला के लोहे को संचारण से बचाने के लिए हम लोहे से बनी वस्तुओं पर पेंट करते हैं, ताकि लोहे की सतह डायरेक्ट वायुमंडल अथवा नमी के संपर्क में न आए और उस पर जंग जैसी लगने की घटना न हो। चौथा प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण के साथ में समझाइए। देखें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है उसे उपचयन अथवा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। पांचवा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और उत्पाद के रूप में नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के साथ हो रही है तो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और आपका NaCl बन रहा है। तो यहाँ पर दोनों यौगिकों के बीच में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसकी वजह से आपके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। छठा प्रश्न है आपका, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। वे अभिक्रिया जिनमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्वों को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ हो रही है तो आयरन सल्फेट बन रहा है और कॉपर आपका विस्थापित हो रहा है, क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होता है, इस वजह से ये कॉपर सल्फेट को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। सातवां है, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित। बहुत बार देख लिया कि जब दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया है, और जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो वो वियोजन अभिक्रिया है। आठवां है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तीन अंतर। पहला अंतर है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। दूसरा अंतर है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में पूर्ण ऊष्मा में कमी आती है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में पूर्ण ऊष्मा में वृद्धि होती है। तीसरा अंतर देखो, उदाहरण देखो, मेथेन का दहन। मेथेन के दहन में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊष्मा बाहर निकल रही है, अतः ये ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। फिर है बर्फ का जल में परिवर्तित होना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊष्मा अवशोषित हो रही है, अतः ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तीसरा अंतर है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो सकती है, जबकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया केवल एक ही दिशा के अंदर संपन्न होती है। ये इसके अंदर अंतर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण के साथ में समझाओ। देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, उसे उपचयन अथवा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है तो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन के योग से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, अतः ये आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। फिर दूसरी अभिक्रिया दी हुई है, NH3 प्लस Cu प्लस N2 प्लस H2O, इसको क्या करना है, संतुलित। तो देखो यहाँ पर NH3 से आगे हम 2 लगा देंगे, कॉपर ऑक्साइड से पहले 3 लगा देंगे, दूसरे भाग में कॉपर से पहले 3 लगा देंगे और जल से पहले 3 लगा देंगे, यानी कुल मिला के दोनों भागों में परमाणुओं की संख्या को समान करना है। ठीक,
तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर दी है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।